हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 7 देखा। आज हम सेक्शन 8 देखने वाले हैं। सेक्शन 8 में क्या है दोस्तों, सेक्शन 8 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट की। कंडक्ट चाहे वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो। मोटिव मीन्स होता है हेतु या उद्देश्य, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी एंड कंडक्ट मीन्स आचरण। फ्रेंड्स, अगर हम मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की बात करें तो किसी भी क्रिमिनल एक्ट या सिविल एक्ट करने के पीछे जो उद्देश्य होता है, या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्ट या सिविल एक्ट करने की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होता है, या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्ट या सिविल एक्ट करने के बाद या पहले उस व्यक्ति के जिसने वो सिविल एक्ट या क्रिमिनल एक्ट किया है उसका आचरण, ये सभी क्या होंगे, सभी रिलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। यही बात करता है सेक्शन 8। फ्रेंड्स, सेक्शन 8 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो बात करता है मोटिव और प्रिपरेशन की, और जो दूसरा भाग है वो बात करता है कंडक्ट की। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 8 जिसकी हेडिंग है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। फ्रेंड्स, उसका पहला पार्ट क्या बोलता है सेक्शन 8 का कि एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। सो फ्रेंड्स, में क्या दिया गया कि एनी फैक्ट इज रिलेवेंट, कोई भी तथ्य क्या होगा, रिलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, जो फैक्ट इन इश्यू मीन्स विवादित तथ्य या फिर रिलेवेंट फैक्ट या फिर जो सुसंगत तथ्य हैं उसके मोटिव और प्रिपरेशन को दर्शित करता है या फिर गठित करता है। कोई भी तथ्य जो फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के मोटिव और प्रिपरेशन को दर्शित करता है, शो करता है, या उसको गठित करता है, कंस्टिट्यूट करता है, तो फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, जो इसका पार्ट 2 है उसमें क्या दिया गया है कि द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट ऑफ पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इश्यू देयर इन or relevant thereto and the conduct of any person of an offense against whom is the subject of proceeding is relevant, or if such conduct is influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous subsequent thereto। friends, क्या दिया गया इसमें कि the conduct of any party or of any agent to any party, तो किसी पार्टी का कंडक्ट, आचरण, या फिर उसके एजेंट का आचरण, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग्स में। सूट मीन्स सिविल सूट और प्रोसीडिंग मीन्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मीन्स सेक्शन 8 जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों केस की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या इसमें, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग्स में, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स, उस सूट या प्रोसीडिंग के बारे में, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और रिलेवेंट देयर टू, या फिर किसके बारे में, किसी फैक्ट इन इशू, किसी विवादित तथ्य के बारे में या किसी सुसंगत तथ्य के बारे में। और इसमें आगे क्या दिया गया दोस्तों कि एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जो अपराधी है और उसका अपराध किसी प्रोसीडिंग में क्या है, किसी प्रोसीडिंग का विषय है। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति का आचरण जो अपराधी है और उसका अपराध किसी प्रोसीडिंग में क्या है, किसी प्रोसीडिंग का विषय है, इज रिलेवेंट, वो सभी क्या होंगे, सुसंगत होंगे, रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, इसमें आगे क्या दिया गया है कि इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयरटू। मीन्स दोस्तों कि इफ सच कंडक्ट, यदि वह आचरण उन फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर वह कंडक्ट उन फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट द्वारा प्रभावित हो रहा है, वो जो आचरण है वो क्या कर रहा है कि उस विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, या फिर उन विवादक तथ्यों द्वारा या फिर सुसंगत तथ्यों द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो ये वो कंडक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। चाहे वो कंडक्ट वो प्रीवियस हो, चाहे वो पहले का हो, उस जो फैक्ट इन इशू है उसके पहले का हो, उस एक्ट के पहले का हो, चाहे उस एक्ट के बाद का हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है उसमें क्या दिया गया है कि द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। मीन्स
फ्रेंड्स क्या दिया गया है इस एक्सप्लेनेशन में कि जो वर्ड कंडक्ट है, जो शब्द आचरण है, उसके अंदर स्टेटमेंट नहीं आएंगे, उसके अंदर कथन नहीं आएंगे, अनलेस दोज स्टेटमेंट्स कंपनी एंड एक्सप्लेन द एक्ट अदर देन स्टेटमेंट, जब तक कि वो स्टेटमेंट, वो कथन उस किसी एक्ट के साथ हो। अगर वो स्टेटमेंट किसी एक्ट के साथ हैं तो वो क्या होंगे, वो कंडक्ट में आएंगे, और वो स्टेटमेंट उस एक्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो भी वो कंडक्ट में आएंगे। अगर वो जो स्टेटमेंट है, वो जो कथन है, अगर वो किसी एक्ट के साथ है तो वो कंडक्ट हो जाएगा। अगर वो स्टेटमेंट एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो भी वो कंडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो जो है, जो कंडक्ट वर्ड है उसके साथ कथन नहीं आएंगे, उसके साथ स्टेटमेंट नहीं आएंगे। स्टेटमेंट उस कंडक्ट में आएंगे जब वो स्टेटमेंट एक्ट को एक्सप्लेन करेंगे या फिर एक्ट के साथ होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या दिया गया इसमें दोस्तों, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन 1 है, वो जो है किसी भी स्टेटमेंट के रिलेवेंसी को अफेक्ट नहीं करता अगर वो स्टेटमेंट इस एक्ट के किसी और सेक्शन में क्या है, रिलेवेंट है। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहा है। इसका कहना है कि जो अगर कोई स्टेटमेंट है वो इस एक्ट के किसी और सेक्शन में रिलेवेंट है तो वो रिलेवेंट होगा, ये एक्सप्लेनेशन उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ इस सेक्शन की बात करता है, और इसका कहना है कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी और इस एक्ट किसी और सेक्शन में अगर वो रिलेवेंट है तो वो रिलेवेंट होगा, उसको ये एक्सप्लेनेशन अफेक्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, अब हम एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। क्या दिया गया उसमें कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रिलेवेंट। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का कंडक्ट जो है वो रिलेवेंट है, सुसंगत है, और उस व्यक्ति को कोई स्टेटमेंट किया जाता है या उस व्यक्ति के मौजूदगी में कोई स्टेटमेंट किया जाता है या फिर उसको सुनाई दे, वो स्टेटमेंट सुनाई दे, ऐसा कोई स्टेटमेंट किया जाता है और वो स्टेटमेंट उसके कंडक्ट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो वो रिलेवेंट होगा। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, सेक्शन 8 डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट which lays down that a fact which shows or constitute motive for any fact in issue or relevant fact is relevant। means कोई फैक्ट, कोई तथ्य जो विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के मोटिव को, मीन्स उसके हेतु को शो करता है, दर्शाता है, या फिर कंस्टिट्यूट, उसको क्या गठित करता है। कोई तथ्य जो विवादक तथ्य या फिर सुसंगत तथ्य के हेतु को दर्शाता है, गठित करता है, वो क्या होगा, सुसंगत होगा। ठीक है। सेकंड क्या है कि अ फैक्ट विच कंस्टिट्यूट और शोज प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट इज रिलेवेंट। मीन्स कोई फैक्ट, कोई तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के तैयारी को, प्रिपरेशन को क्या करता है, शो करता है, फिर कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसकी तैयारी को दर्शाता है या फिर गठित करता है, वो भी रिलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। मीन्स क्या, कोई तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की तैयारी को दर्शाता है या गठित करता है, वो भी क्या होगा, सुसंगत होगा। थर्ड वन क्या है कि प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट ऑफ एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इज रिलेवेंट। मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा कि इसमें क्या बात किया गया है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में किसी पार्टी या उसके एजेंट का जो कंडक्ट है, उस केस में चाहे वो प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, वो भी क्या होगा, रिलेवेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 8 में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो इन इलस्ट्रेशन के द्वारा सेक्शन 8 की वर्डिंग को थोड़ा और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम इलस्ट्रेशन ए देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, दैट बी न्यू that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening him to make his knowledge public are relevant। क्या दिया है इसमें दोस्तों कि A जो है, A का कोर्ट में B के मर्डर के लिए ट्रायल चल रहा है, मतलब A ने B का मर्डर किया है, इसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें जो है A ने B से पहले C का ही मर्डर किया था, A ने B का मर्डर करने से पहले C का मर्डर किया था, ये बात B को मालूम थी, और B
इस बात को लेके ए को थ्रेट कर रहा था, ए को धमकी दे रहा था कि तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने सी का मर्डर किया है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें ये दिया गया है कि ये जो बी को नॉलेज था कि ए ने सी का मर्डर किया है, वो जो है इस पर रिलेवेंट होगा, क्योंकि उसी की वजह से जो बी को नॉलेज था कि ए ने सी का मर्डर किया है, और बी जो ए से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा था, पैसे मांग रहा था, पैसे ले रहा था, उसको डरा के, उसको धमकी दे के, तो ये बातें सब इसमें क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी। ठीक है, तो बी को नॉलेज होना कि ए ने सी का मर्डर किया था और उससे पैसे मांगना, एक्सटॉर्ट करना उससे मनी, इसमें क्या है, रिलेवेंट होगा। ये दिया है इलस्ट्रेशन फर्स्ट में। फ्रेंड्स, अब हम इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, द फैक्ट दैट एट द टाइम when the bond was alleged to be made B required money for particular purpose is relevant। क्या दिया गया इसमें दोस्तों कि A ने B के ऊपर पैसे की रिकवरी के लिए सूट दाखिल किया है, जो सूट किस पे डिपेंड है, बॉन्ड पे। लेकिन B ने क्या किया, B ने डिनाई किया उस बॉन्ड को बनाने का, B ने डिनाई किया कि भाई मैंने ऐसा कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें क्या रिलेवेंट होगा कि जब ये बॉन्ड बनाया गया, जिस समय, उस समय बी को पैसे की ज़रूरत थी। जब ये बॉन्ड बनाया गया उस समय बी को किसी पर्टिकुलर काम के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो ये बात उसमें क्या होगी, इस केस में रिलेवेंट होगी। ऐसा फिर रिलेवेंट इसलिए होगा क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने फिर ए से पैसे लिए होंगे और बॉन्ड बनाए होंगे। तो ये जो है, जब इसमें इस केस में ये फैक्ट रिलेवेंट होगा कि जब ये बॉन्ड बनाया गया तब उस समय बी को पैसे की ज़रूरत थी। ये फैक्ट इसमें क्या होगा, इस केस में रिलेवेंट होगा। यही बात दिया है इलस्ट्रेशन बी में। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन सी। उसमें क्या दिया गया है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ठीक, द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रिलेवेंट। मीन्स ए का जो है, ए के ऊपर बी को जहर दे के जान से मारने का क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये फैक्ट रिलेवेंट होगा कि बी की डेथ से पहले, बी के मरने से पहले ए ने जिस टाइप का पॉइजन बी को दिया गया है, जिस टाइप का जहर बी को दिया गया है, उसी टाइप का जहर इसने कहीं से उपलब्ध कराया था, कहीं से इसने प्राप्त किया था। ये फैक्ट इसमें क्या होगा, रिलेवेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन डी। इसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है, कोई डॉक्यूमेंट है, अमुक डॉक्यूमेंट, क्या वो डॉक्यूमेंट ए की विल है। तो उसमें क्या आगे दिया गया, द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द एलिज्ड बिल ए मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर टू विच द प्रोविजंस ऑफ द विल रिलेट्स, दैट ही कंसल्टेड वकील इन रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ द बिल एंड दैट ही कॉज्ड ड्राफ्ट ऑफ अदर विल टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ विच ही डिड नॉट अप्रूव आर रिलेवेंट। तो इसमें ये फैक्ट रिलेवेंट होंगे, कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे कि द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द एलिज्ड बिल, वो जो बिल बनाएगी उससे ज़्यादा दिन पहले नहीं, उससे थोड़े दिन ही पहले उसने क्या किया था, ए ने क्या किया था कि ए मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर विच रिलेट्स टू प्रोविजन ऑफ द एलिज्ड बिल। ए ने जो बिल का मैटर है उसके बारे में क्या इंक्वायरी की थी, या फिर उसने उसने वकील से कंसल्ट भी किया था उस बिल के बनाने के बारे में, और उसने कुछ बिल के ड्राफ्ट भी बनवाए थे जो उसको पसंद नहीं आए। तो ये सारी बातें क्या होंगी, इसमें रिलेवेंट होंगी। फ्रेंड, इसमें क्या दिया गया है कि कोई सर्टेन डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट कोई पर्सन ए है, उसकी विल है कि नहीं। तो उसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि ए जो है, ए ने पहला फैक्ट क्या है कि ए ने जिस दिन वो विल बनाई गई है उस डेट के थोड़े दिन ही पहले ए ने इंक्वायरी की थी, जो बिल के जो कंटेंट है, बिल में जो जिसके लिए बिल बनाई गई है उसके बारे में ही ए ने उसके बिल बनाने के थोड़े दिन पहले ही क्या की थी, इंक्वायरी की थी। दूसरी बात, ए ने वकील से भी कंसल्ट किया था। तीसरी बात क्या है कि उसने 2-3 बिल के ड्राफ्ट बनाए थे जो उसको पसंद नहीं आए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सब बातें क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी इस मैटर को डिसाइड करने के लिए कि वो बिल जो विल है वो ए की विल है कि नहीं। क्या है, ए का प्रीवियस कंडक्ट है ये। ठीक है, उस विल बनाने के पहले ये ए का जो कंडक्ट है, ए ने क्या क्या किया था। ठीक है, ये किस में आएगा, ये प्रीवियस कंडक्ट में आएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है कि कंडक्ट
प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। तो ये क्या है, ये प्रीवियस कंडक्ट है कि विल बनाने से पहले जो है ए ने क्या क्या किया था, ए ने उसके बारे में इंक्वायरी की थी, वकील से कंडक्ट किया था और 2-3 ड्राफ्ट भी बनाए थे। तो ये सारी बातें क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी ये डिसाइड करने में कि वो जो विल है वो ए की है कि नहीं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन ई। उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ अ क्राइम। एक अपराध का क्या है, आरोपी है। द फैक्ट दैट आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द alleged crime a provided evidence which would tend to give to the fact of the case an appearance of favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence or prevented the presence or procured the absence of person who might have been witnesses or suborned person to give false evidence respecting it are relevant। मीन्स इसमें क्या दिया दोस्तों कि ए ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्यों को उसके अनुकूल बनाती हो, उसके अनुकूल प्रतीत हो। ऐसा उसने क्या किया, ऐसे एविडेंस का उसने प्रबंध किया। और आगे क्या दिया है कि दैट ही डिस्ट्रॉयड और कंसील्ड एविडेंस। ए ने क्या किया कि एविडेंस को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया और कंसील किया। फिर और आगे क्या दिया है कि और प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और प्रोक्योर्ड द एब्सेंस ऑफ पर्सन हु माइट हैव बीन विटनेस। तो ऐसे लोगों का जो है प्रेजेंस क्या किया, प्रिवेंट किया, जो उस केस में विटनेस हो सकते थे, या फिर उनका जो है अब्सेंस प्रोक्योर्ड किया, फिर उनको वहाँ से भाग जाने में, उनको वहाँ से हटाने में मदद की जो उस केस में विटनेस हो सकते थे। और क्या किया उसने, और सबॉन्ड पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस रिस्पेक्टिंग इट। और कुछ लोगों को तैयार किया कि जो उस केस में झूठी गवाही दे सकें। आर रिलेवेंट, ये सभी क्या होंगे, ये सभी फैक्ट इसमें क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। मीन्स ए ने ए के ऊपर जो है, ए किसी क्राइम का आरोपी है, तो उसने क्या किया, जो वो आरोप वो घटना घटते समय या उस घटना से पहले या घटना के बाद ऐसे कुछ एविडेंस क्रिएट किए, ऐसा कुछ एविडेंस लाए कि जो वहाँ की जो केस की परिस्थिति थी उसके अनुकूल हो। या फिर उसने क्या किए कि जो यहाँ पे एविडेंस उसको डिस्ट्रॉय किए, या फिर वो एविडेंस को छिपाए, या फिर जो यहाँ पे एक अगेंस्ट जो लोग विटनेस हो सकते थे उनको क्या किया, उनको जो है प्रिवेंट किया कोर्ट में आने से, या फिर उनको क्या किया, उनको भाग जाने में मदद की। ठीक है। या फिर उसने क्या काम किया कि या फिर झूठे गवाह तैयार किए। ये जो सारी बातें हैं ये सभी क्या होंगी, ये इस केस में क्या होंगी, रिलेवेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन जो है एफ। इसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ कि क्या ए ने बी को लूटा। तो उसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड शी सेड इन एज प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रन अवे आर रिलेवेंट। सो फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ कि क्या ए ने बी को रॉब्ड किया है, क्या ए ने बी को लूटा है। तो इसमें क्या दिया गया है, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, बी की रॉबरी होने के बाद, हाँ, सी ने क्या बोला, सी सेड इन एज प्रेजेंस, सी ने ए के प्रेजेंस में क्या बोला कि द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी। पुलिस आ रही उस आदमी की खोज करने के लिए जिसने बी को लूटा। ठीक है। तो ये सुनते ही क्या हो गया, बी वहाँ से, एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रन अवे आर रिलेवेंट। ये सुनते ही ए क्या हो गया, ये यहाँ से रन अवे, भाग गया। फ्रेंड्स, ऐसा सुनते ही कि पुलिस आ रही है, ए वहाँ से क्या होता है, फरार हो जाता है। ये जो है ये इसमें रिलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर रहा है। ठीक है। और ये जो इसमें जो एक्सप्लेनेशन 2 दिया गया है सेक्शन 8 में, उसमें क्या दिया गया कि एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग। तो ये उसी का इलस्ट्रेशन है कि जो सी ने स्टेटमेंट किया ए के प्रेजेंस में और एक हियरिंग में, सी ने जो स्टेटमेंट किया कि पुलिस आ रही है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने बी को रॉब किया है, जिसने बी को लूटा है। ऐसा सुनते ही ए भाग गया। तो ये जो है ये ए का कंडक्ट शो करता है और ये बातें रिलेवेंट होंगी। फ्रेंड्स, हम देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन जो है जी, उसमें क्या दिया गया है कि दी क्वेश्चन इज वेदर ए ऊज बी 10,000। ऐसा प्रश्न कि क्या ए ने बी से 10,000 रुपये लिए हैं। ठीक है। तो उसमें क्या आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट ए आस्क्ड टू सी
lend him money and that D said to C in age presence and hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees and that A went away without making any answer are relevant facts। इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन कि फ्रेंड दोस्तों कि A ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या A ने B से क्या 10,000 रुपये लिए हैं। तो फिर इसमें आगे क्या दिया है कि द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, ए ने सी से बोला कि क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो। उसमें डी वहाँ पे उपस्थित था। डी ने ए के प्रेजेंस और हियरिंग में सी को बोला, क्या बोला कि तुम इस ए पे भरोसा मत करो, ठीक है, इसने ऑलरेडी बी से 10,000 रुपये लिए हैं। और ऐसा सुन के ए बिना कोई आंसर दिए बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। तो ये फैक्ट इसमें क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि जो और ये वही एक्सप्लेनेशन 2 की बात यहाँ पे है, जिसमें दिया गया है कि एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रिलेवेंट। तो ये जो कंडक्ट ए का जो कंडक्ट है वो बिना कुछ सारी बातें सुनने के बाद ए बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। इट मीन्स दैट कि जो सी बोल रहा था वो बात सही है कि ए ने बी से 10,000 रुपये लिए हैं। क्वेश्चन यही था कि क्या ए ने बी से 10,000 रुपये लिए हैं। और जब ए ने सी से पैसे मांगे तो वहाँ पे जो डी था, जब सी से पैसे मांगे तो वहाँ पे जो डी व्यक्ति खड़ा था, डी ने सी को बोला कि तुम इस पे ए पे भरोसा मत करो, इसने ऑलरेडी 20 से 10,000 रुपये लिए हैं। ऐसा सुन कि ये कुछ बिना कुछ बोले चला गया, ठीक है। तो जो ए का जो डी का स्टेटमेंट है कि इसे भरोसा मत करो, इसने ऑलरेडी 20 से 10,000 रुपये लिए हैं। तो ये जो उसका स्टेटमेंट है इसके कंडक्ट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। जैसा इसने ऐसा बोला तो भी ये बिना कोई आंसर दिए वहाँ से निकल गया, इसका मतलब है कि डी सही बोल रहा था। तो ये बात प्रूव होती है फिर सही कि इसने 20 से 10,000 रुपये लिए हैं। और इसलिए जो डी ने बोला और डी का बोलना और ए का चला जाना, इस केस में ए का वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाना इस केस में क्या होगा, रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन एच। उसमें क्या दिया गया है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए ने कोई गुनाह किया है। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल एंड द कंटेंट ऑफ द लेटर आर रिलेवेंट। इसमें क्या है कि ए जो है ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ कि क्या ए ने कोई क्राइम किया है। तो इसमें ऐसा दिया है आगे कि ए को एक लेटर प्राप्त हुआ जिसमें वार्निंग थी कि जो है क्रिमिनल के अगेंस्ट जो है इंक्वायरी की जानी है। और ये वो लेटर पढ़ के वो क्या हो गया, ए जो है एब्सकॉन्ड हो गया। तो जो लेटर के कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। उसके जो कंटेंट थे वो उसने इसके कंडक्ट को अफेक्ट किया, ठीक है। तो वो रिलेवेंट हो क्योंकि वो जैसे लेटर इसने पढ़ा उसके कंटेंट को पढ़ा और ये एब्सकॉन्ड हो गया। मीन्स वो ये है इसमें जो लेटर कंटेंट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। अगला इलस्ट्रेशन है आई। उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ क्राइम। ए जो है वो किसी क्राइम का क्या है, आरोपी है। उसमें आगे क्या दिया गया है, द फैक्ट दैट आफ्टर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम ही एब्सकॉन्डेड और वॉज इन पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी acquired by the crime or attempted to conceal things which were or might have been used in committing is relevant। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कोर्ट में कि क्या ऐसा कुछ, क्या ए ने कोई ऑफेंस किया है, ए ने कोई क्राइम किया है। तो उसमें आगे इसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट आफ्टर द कमीशन ऑफ एलिज्ड क्राइम, ऐसा फैक्ट है कि वो घटना होने के बाद, वो क्राइम होने के बाद ही एब्सकॉन्डेड, ए क्या हो गया, ए या तो फरार हो गया, ठीक है, और रिलेवेंट होगा, या वॉज इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोसीड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द क्राइम। या तो फिर ए के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी मिलती है, हाँ, जो चोरी हुई है, ठीक है, या फिर प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं वो ए के पास मिलते हैं, ठीक है, या फिर और अटेम्प्टेड टू कंसील थिंग्स विच वर और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग क्राइम। या फिर वो अटेम्प्ट करता है उन सब चीज़ को छुपाने के लिए जो क्राइम में यूज हुई है। तो सारे बातें क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी। कौन कौन से, कि ए का भाग जाना, जो प्रॉपर्टी चोरी हुई ए के पास मिलना, या प्रॉपर्टी बेच के जो पैसे मिले प्रोसीड्स ए के पास मिलना, या फिर जो भी क्राइम में जो भी चीज़ें यूज हुई थी उसको छुपाना। ये सारी बातें क्या होंगी,
रिलेवेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन जे, उसमें क्या दिया गया है, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेबिस्ट। ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ कि क्या ए का रेप हुआ। तो उसमें जो आगे क्या दिया गया, द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलेज रेप शी मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वॉज मेड आर रिलेवेंट। मीन्स ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए का रेप हुआ है, तो वो रेप की घटना होने के तुरंत बाद उसने क्या किया है, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट किया है। तो उसमें जिस परिस्थिति में कंप्लेंट किया है, फिर जिस शब्दों में कंप्लेंट किया, वो सभी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें आगे क्या दिया गया है कि the fact that without making a complaint she said that she had been ravished is not relevant as a conduct under this section, though it may be relevant। तो अगर उसने विदाउट कंप्लेंट की अगर वो ऐसा स्टेटमेंट कर रही है कि उसका रेप हुआ, तो वो जो है इस सेक्शन के अंदर वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। वो 32 का जो क्लॉज 1 है उसके अंदर रिलेवेंट होगा, फिर सेक्शन 157 है उसमें रिलेवेंट होगा, लेकिन इस सेक्शन के अंदर वो रिलेवेंट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन के, उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रॉब्ड। ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ कि क्या ए लूटा गया। तो उसमें फिर आगे क्या दिया गया, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द एलेज रॉबरी ही मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वॉज मेड आर रिलेवेंट। सेम वही एग्जाम्पल है, इसमें वही है। इसमें क्या दिया है कि क्या ए की रॉबरी हुई, तो अगर वो रॉबरी होने के तुरंत बाद ए ने कंप्लेंट किया और उसने जिस परिस्थिति में कंप्लेंट किया है, जिन शब्दों में कंप्लेंट किया, वो सभी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। इसमें आगे क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट ही सेड ही हैड बीन रॉब्ड विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट इज नॉट रिलेवेंट एज अ कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, दो इट मे बी रिलेवेंट। इसमें क्या दिया गया कि अगर उसने बिना कंप्लेंट किए वैसा स्टेटमेंट कर रहा है कि उसकी रॉबरी हुई, तो उसका वो जो स्टेटमेंट है वो एज ए कंडक्ट जो है रिलेवेंट नहीं रहेगा इस सेक्शन में। उसका जो है स्टेटमेंट रिलेवेंट है, लेकिन वो किस में रिलेवेंट रहेगा कि एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज फर्स्ट और एज ए कोरोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157। लेकिन इसके एज ए कंडक्ट करके इस सेक्शन में वो रिलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जो इमीडिएट उसने लगेज कंप्लेंट नहीं किया और बाद में बोल रहा है कि वही उसकी रॉबरी हुई है, तो वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। इट मे बी रिलेवेंट बट दूसरे सेक्शन जैसे कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 में या 157 में वो रिलेवेंट रहेगा, लेकिन इस सेक्शन में रिलेवेंट नहीं रहेगा। यही कहना है इलस्ट्रेशन के का। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सेक्शन 8। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।